आज हम बायोलॉजी 9th का चैप्टर 8 जो कि है न्यूट्रिशन, उसके अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को डिस्कस करने जा रहे हैं। लेसन 11 भी है और इसका पार्ट 2 है, एलिमेंट्री कैनाल। इससे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एलिमेंट्री कैनाल और इसके डिफरेंट पार्ट्स और उनकी फंक्शनिंग को डिस्क्राइब करेंगे। Digestion. Digestion is a process of breaking down large food molecules into small molecules so that they can be absorbed into the bloodstream. Digestion एक ऐसा अमल है, इसको निज़ाम हाज़मा भी कह सकते हैं, जो कि लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ देता है ताकि ब्लड स्ट्रीम या खून की नालियों के अंदर ये फूड मॉलिक्यूल्स दाखिल हो सकें। चूँकि ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो नालियाँ होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उनका साइज़ जो होता है, उनकी लेयर्स का साइज़ वो फूड मॉलिक्यूल्स को, लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को पास आउट नहीं करने देती। इसीलिए डाइजेशन कराया जाता है ताकि लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स स्मॉल में टूट जाएं और वो आसानी से ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो सकें। दो तरह की डाइजेशन होती हैं। नंबर 1 है मैकेनिकल डाइजेशन, नंबर 2 है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन हमारी ओरल कैविटी में होती है, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ओरल कैविटी, इसके अंदर हमारी टंग, हमारे टीथ और डिफरेंट ग्लैंड्स जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड वगैरह मौजूद होते हैं जो कि मैकेनिकल डाइजेशन परफॉर्म करते हैं। मैकेनिकल डाइजेशन से मुराद च्यूइंग होती है फूड की। जो फूड का हम बोलस लेते हैं, जो फूड हम लेते हैं उसको तोड़ा जाता है, च्यू किया जाता है, मेस्टिकेट किया जाता है, उसके अंदर स्लाइवा मिक्स किया जाता है और वहाँ पर फूड को इनिशियली ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉल पीसेस। सेकंड वन है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन से मुराद केमिकल्स का रिलीज़ होना इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन टू ब्रेक द फूड मॉलिक्यूल्स। केमिकल्स जो होते हैं वो ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स की इनटू स्मॉलर फूड मॉलिक्यूल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम, द सिस्टम दैट टेक्स पार्ट इन डाइजेशन इज़ कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा निज़ाम जो कि डाइजेशन में या हाजमे के अंदर हिस्सा लेता है उसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, निज़ाम हाजमा कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट्स। इसके 2 इम्पॉर्टेंट हिस्से जो हैं वो हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। 2 हिस्सों पर मुश्तमिल ये डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे बॉडी के अंदर जो फूड मॉलिक्यूल जा रहे होते हैं उनको तोड़ने के लिए और ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल करने के लिए यूज़ होता है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर, इसमें हमारे इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस मौजूद होते हैं। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं इनके अंदर सबसे पहले जो ओरल कैविटी होती है वहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्लाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद लिवर है, पेनक्रियाज हैं। इन सब की डाइजेस्टिव जो परफॉर्मिंग है वो इस तरह है कि ये केमिकल्स या हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कि डाइजेशन का काम करती हैं, या एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं जो कि डाइजेशन का काम करती हैं। Alimentary canal is a long tube that starts from mouth and ends at the anus. सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्क्राइब करेंगे। एलिमेंट्री कैनाल एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लंबी सी ट्यूब होती है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाके एंड होती है। आप फिगर में देख सकते हैं कि इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। सबसे पहले नंबर 1 इज़ ओरल कैविटी। ओरल कैविटी हमारे माउथ वाले रीजन को कहते हैं। नंबर 2 इज़ फेरिंग्स। फेरिंग्स हलक को कहते हैं। नंबर 3 इज़ एसोफेगस। एसोफेगस ये पिंक कलर की लॉन्ग ट्यूब है जिसका काम फूड को स्टमक के अंदर पहुंचाना है।
फोर्थ वन इज़ स्टमक, स्टमक मैदे को कहते हैं। नंबर 5 स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। नंबर 6 लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आर स्ट्रक्चर्स दैट एक्सक्रीट एंजाइम्स टू प्रोवाइड केमिकल्स फॉर डाइजेशन। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं या ऐसी बॉडीज़ होती हैं जो कि एंजाइम्स को एक्सक्रीट करती हैं। एंजाइम्स आपको पता है ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं जिनका स्पेशल फंक्शन होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर, ये अपना हिस्सा लेती हैं ताकि उस रिएक्शन को स्पीड अप किया जा सके। अब ये एंजाइम्स ऐसे केमिकल्स, ये ग्लैंड्स ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। मेन ग्लैंड्स जो हैं केमिकल डाइजेशन में जो कि अपना रोल परफॉर्म करते हैं वो हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। इनका काम है स्लाइवा की प्रोडक्शन, क्योंकि स्लाइवा के अंदर स्लाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम मौजूद होता है जो हमारे फूड के अंदर फैट सब्सटेंसेस होते हैं या लिपिड सब्सटेंस होते हैं, उनको ये डाइजेस्ट करने में मदद करता है। तो डाइजेशन जो है हमारी ओरल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। पेनक्रियाज डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि वहाँ पर जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं सच एज प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, उनकी ब्रेकडाउन हो सके। एंड द थर्ड वन इज़ लिवर। लिवर के अंदर बाइल जूस प्रोड्यूस होता है जो कि गॉल ब्लैडर के थ्रू सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये स्पेसिफिकली प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए यूज़ होता है। दिस इज़ द डायग्राम फॉर लिवर एंड पेनक्रियाज। सबसे पहला पार्ट है फेरिंग्स। एलिमेंट्री कैनाल का फर्स्ट पार्ट है फेरिंग्स। फिगर में आपको ये पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर फनल शेप्ड पैसेजवे बिहाइंड द ओरल कैविटी। फेरिंग्स एक मसल्स का बना हुआ फनल की शेप का एक रास्ता है ओरल कैविटी से पीछे। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड थ्रोट। इसे हम आम तौर पर हलक कहते हैं, और ये खुराक को इसोफेगस के तरफ ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम माउथ। फेरिंग्स इज़ अ जंक्शन ऑफ माउथ, नोज़ एंड इसोफेगस। फेरिंग्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर माउथ, नोज़ और इसोफेगस मीटअप करते हैं या ज्वाइन करते हैं। माउथ, nose and esophagus join up at the point called pharynx and larynx. larynx हमारा वॉइस बॉक्स होता है। फंक्शंस क्या होते हैं pharynx के? Pharynx has to do many jobs such as it carries air to the respiratory system. फेरिंग्स का सबसे पहला काम ये है कि ये एयर को रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ लेकर जाता है। अब रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारे लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, जो कि हवा को अंदर ले जाने के लिए और बाहर ले जाने के लिए यूज़ होता है। तो फेरिंग्स एक ऐसा पार्ट है जो कि नोज से ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाता है टू द ट्रैकिया। ट्रैकिया इज़ अ विंड पाइप, और वो रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाकर खुलता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से के अंदर बनती है वो रिलीज़ आउट नोज़ और माउथ से रिलीज़ होने से पहले फेरिंग्स से गुजरती है, और फेरिंग्स इसको नोज़ और माउथ की तरफ रिलीज़ करता है ताकि उसको बाहर हवा को बाहर निकाला जा सके। इट डिलीवर्स फूड एंड लिक्विड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरिंग्स जैसा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी काम करता है, और हमने पढ़ा है कि ये जंक्शन है नोज़ और माउथ दोनों का, तो ये फूड को भी डिलीवर करता है एंड लिक्विड, जो हम खुराक ठोस फॉर्म में ले रहे होते हैं, सॉलिड फॉर्म में ले रहे होते हैं, इसके अलावा जो हम लिक्विड ले रहे होते हैं जैसे पानी या जूस वगैरह, तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मुंतकिल कर देता है। पुशेस फूड इनटू द इसोफेगस। माउथ के अंदर जो फूड मेस्टिकेट और च्यू हो चुका होता है उसको इसोफेगस के अंदर
फेरिंग्स ही पुश करता है। इक्वलाइजेस प्रेशर इन द ईयर, और हमारे दोनों कानों के अंदर जो एयर प्रेशर होता है उसको बराबर रखता है ताकि साउंड जो है वो सही तरह हमें सुनाई दे सके दोनों ईयर से। और इसके अलावा इसका जो फंक्शन है, ड्रेन्स फ्लूइड फ्रॉम द ईयर। जो ईयर के अंदर कोई भी फ्लूइड होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि हमारे ईयर ड्रम के आगे एक येलो कलर्ड फ्लूइड रिलीज होता है, तो उसको ये ड्रेन आउट करता है या बाहर निकालता है। सेकेंड पार्ट इज इसोफेगस। इसोफेगस इज अ ट्यूब दैट जॉइंस द फेरिंग्स विद द स्टमक। इसोफेगस एक ऐसी ट्यूब होती है, ये मस्कुलर ट्यूब होती है, मतलब ये पट्ठों से बनी हुई होती है और ये फेरिंग्स को स्टमक के साथ मिलाती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फेरिंग्स के हिस्से को स्टमक के साथ ज्वाइन करती है। इट्स फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक। इसका फंक्शन यही है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है फेरिंग से टू द स्टमक, मैदे की तरफ मुंतकिल करती है। इट हैज़ नो रोल इन डाइजेशन। डाइजेशन में इसका कोई काम नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड टू द स्टमक। इसका सिर्फ इतना ही काम होता है कि ये फूड को ट्रांसपोर्ट करती है टू द स्टमक। डायग्राम में आपको शो किया जा रहा है कैसे फूड माउथ से गुजरता हुआ फेरिंग्स में जाता हुआ इसोफेगस में जाता हुआ स्टमक की तरफ पहुंच जाता है। नेक्स्ट पार्ट इज स्टमक। स्टमक इज अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्टमक को हम आमतौर पर मैदा कहते हैं। इट इज जे शेप्ड, लोकेटेड इन द लेफ्ट ऑफ द एब्डोमेन जस्ट बीनीथ डायफ्राम। ये एक जे शेप का स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो लोकेशन है वो हमारे पेट में डायफ्राम के पीछे होती है और हमारे पेट के अंदर ये लेफ्ट साइड पर होता है। डायफ्राम एक मस्कुलर डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो लंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। इसी के नीचे ही स्टमक मौजूद होता है और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन। स्टमक के दो मेन पोर्शंस हैं। सबसे पहले है कार्डियक पोर्शन। इट इज़ प्रेजेंट इमीडिएटली आफ्टर इसोफिगस। जो कार्डियक पोर्शन होता है वो इसोफिगस के फ़ौरन बाद जो स्ट्रक्चर आता है उससे कहते हैं, उस पोर्शन को कहते हैं। एंड द अदर वन इज़ पाइलोरिक पोर्शन। इट इज़ लोकेटेड बीनीथ कार्डियक पोर्शन। कार्डियक पोर्शन के नीचे स्टार्ट होता है पाइलोरिक पोर्शन और ये कनेक्ट करता है स्टमक को टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक हैज़ टू स्फिंक्टर्स। अब स्फिंक्टर्स क्या होते हैं? स्फिंक्टर्स आर ओपनिंग विच आर गार्डेड बाय मसल्स। स्फिंक्टर्स मसल से बनी हुई ओपनिंग्स होती हैं या रास्ते होते हैं जिनके आसपास मसल्स होते हैं और ये एक गेट का काम करती हैं। जैसे गेट को खोल कर ही किसी को अंदर आने दिया जाता है, इसी तरह स्फिंक्टर्स भी यही काम करते हैं ताकि फूड को स्टमक के अंदर आने दिया जाए। आमतौर पर ये बंद होते हैं, लेकिन जब फूड मॉलिक्यूल इसोफिगस से नीचे आ रहा होता है तो स्फिंक्टर्स खुलते हैं ताकि मसल यहाँ जो फूड मॉलिक्यूल है वो स्टमक के अंदर एंटर हो सके। कार्डियक स्फिंक्टर। इट इज़ एन ओपनिंग बिटवीन द स्टमक एंड द इसोफिगस। जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वो ओपनिंग होती है बिटवीन द स्टमक एंड इसोफिगस। जैसे आपको डायग्राम में शो किया जा रहा है, दिस पार्ट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर। इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के दरमियान के गेटवे को बोलते हैं। Bolus enters stomach from esophagus through cardiac sphincter and after processing goes to the duodenum. बोलस जो होता है, बोलस एक फूड का राउंड मैस होता है जो कि स्टमक में एंटर करता है फ्रॉम ईसोफेगस। ईसोफेगस से होता हुआ वो स्टमक में जाता है थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर।
ये जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है ये इसको एंटर कराता है, बोलस को एंटर होने देता है इनटू द स्टमक, और फूड प्रोसेस होने के बाद यहाँ पर चर्निंग के बाद ड्यूडेनम में जाता है. ड्यूडेनम इज़ अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. इट इज़ अ फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ये आप देख सकते हैं कैसे फूड मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोसेस होके पाइलोरिक स्फिंक्टर की तरफ जाता है. फंक्शन ऑफ स्टमक. When food enters the stomach, the gastric glands at the stomach wall are stimulated to secrete gastric juice. जब भी फूड एंटर करता है इन द स्टमक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस को. कैसे प्रोड्यूस होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक की वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यही वॉल्स स्टिमुलेट होती हैं इनको. जब फूड इनकी साइड्स पर लगता है, वॉल्स पर लगता है, तो वहाँ पर स्टिमुलेट हो जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, या एक्टिवेट हो जाते हैं और वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करने लग जाते हैं. गैस्ट्रिक जूस हेल्प करता है ताकि हमारे फूड के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट किया जा सके. इसकी कंपोजिशन क्या है गैस्ट्रिक जूस की? गैस्ट्रिक जूस इज़ कंपोज्ड ऑफ म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजेन. गैस्ट्रिक जूस मेजरली 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. सबसे पहले है म्यूकस, ये एक वाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो कि हमारे माउथ में भी प्रेजेंट होता है और स्टमक के अंदर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि वो भी डाइजेस्ट ना हो, क्योंकि वो भी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं. इसके अलावा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl एंड प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिनोजेन. प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजेन. हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट्स द इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म, दैट इज़ पेप्सिन. HCl का काम ये होता है कि जो इनएक्टिव एंजाइम होती है पेप्सिनोजेन, ये एक्टिव हालत में नहीं होती, ये अपना फंक्शन तब तक परफॉर्म नहीं करती जब तक ये पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए. पेप्सिन इसकी एक्टिव फॉर्म है और यही प्रोटीन्स को डिसॉल्व करती है. HCl kills माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन फूड. इसके अलावा HCl का जो सेकंड फंक्शन है वो ये है कि हमारे फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं तो HCl उनको किल कर देता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मीन कि आपके फूड के अंदर अगर जरासीम चले गए हैं तो उनको वहाँ पर वो HCl किल कर देता है या मार देता है. पेप्सिन पार्शली डाइजेस्ट द प्रोटीन पोर्शन ऑफ फूड, जैसे कि बल्क ऑफ मटन है, इनटू पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स. पेप्सिन एक्टिव एंजाइम होती है जो कि डाइजेस्ट करती है, पार्शली डाइजेस्ट करती है. इट मीन्स कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती, लेकिन आधी डाइजेशन ज़रूर हो जाती है. किसकी? प्रोटीन पोर्शन की हमारे फूड के अंदर. जैसे कि मटन है, मटन गोश्त के अंदर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, तो उन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन एंजाइम अपना रोल परफॉर्म करती है और जो बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर या पेप्टाइड चेन के अंदर तोड़ देती है. एक लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल पॉलीपेप्टाइड के अंदर या फिर चेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है या टूट जाता है, जिसकी वजह से आगे इसको तोड़ने के लिए आसानी होती है. इन स्टमक फूड इज़ फर्दर ब्रोकन अपार्ट थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड चर्निंग. स्टमक के अंदर फूड मज़ीद आगे छोटे हिस्सों में टूट जाता है और इस प्रोसेस को हम चर्निंग भी कहते हैं. चर्निंग कैसे होती है? द वॉल्स ऑफ स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. These movements help in thorough mixing of gastric juice and food. स्टमक की जो वॉल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं या रिलैक्स करती हैं. इन मूवमेंट्स की वजह से जो गैस्ट्रिक जूस है और फूड है वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं. इसी मिक्सिंग की वजह से जो फूड होता है वो फर्दर टूट जाता है छोटे छोटे पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर, और इस प्रोसेस को हम चर्निंग कहते हैं. Churning action produces heat.
विच हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड कंटेंट ऑफ फूड। चर्निंग की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं या चर्बी वाले कंटेंट होता है हमारे फूड के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू कर देता है। The starch in our bite of bread and the protein in mutton have been partially digested and the food has been converted to a soup-like mixture called chyme। हमारे फूड के अंदर अगर हम ब्रेड ले रहे हैं तो उसके अंदर स्टार्च मौजूद है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है, और इसके साथ साथ हम मटन ले रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, तो उसके अंदर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं। अब वो पार्शली डाइजेस्ट हो चुके हैं इन द स्टमक। पार्शली मीन्स आधे डाइजेस्ट हो चुके हैं और फूड कन्वर्ट हो गया है इनटू अ सूप लाइक मिक्सचर। फूड एक सूप की तरह का मिक्सचर बन गया है जिसे हम काइम कहते हैं। सूप लाइक मिक्सचर क्यों बना है? क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के अंदर वो प्रोटीन मॉलिक्यूल और स्टार्च मॉलिक्यूल्स अब मिक्स हो गए हैं। आफ्टर इट द पाइलोरिक स्फिंक्टर अलाउज अ लिटिल मैस ऑफ काइम टू एंटर ड्यूडेनम। इसके बाद काइम के प्रोड्यूस होने के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलता है और अलाउ करता है थोड़ा से काइम को, ताकि वो ड्यूडेनम के अंदर एंटर हो। व्हाट इज़ ड्यूडेनम? ड्यूडेनम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये थोड़ा थोड़ा क्यों रिलीज़ होता है स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं? इसलिए ये थोड़ा थोड़ी अमाउंट में रिलीज़ होता है क्योंकि ड्यूडेनम जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता से अपनी सिक्रीशंस के साथ डाइजेस्ट करता जाए। नेक्स्ट पार्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम उर्दू में छोटी आंत कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक के फ़ौरन बाद स्टार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम। ड्यूडेनम comprises of the first 10 inches or 25 centimeter of small intestine and it is the part of alimentary canal where most of the digestive process occurs. Food is further mixed with 3 different secretions in duodenum. हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन टोटली 9 मीटर की होती है और ड्यूडेनम उसका पहला हिस्सा है जो कि पहले 10 इंचेस का होता है, या इसकी हम कह सकते हैं कि वो 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। और ये एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट है जहाँ पर ज़्यादातर डाइजेशन होती है। फूड को फर्दर मिक्स किया जाता है 3 सिक्रीशंस के साथ या 3 किस्म के डिफरेंट एंजाइम्स के साथ ड्यूडेनम के अंदर। कौन कौन सी वो 3 सिक्रीशंस होती हैं? नंबर 1 इज़ बाइल, नंबर 2 इज़ पेनक्रियाटिक जूस, नंबर 3 इज़ इंटेस्टाइनल जूस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाइल। व्हाट इज़ बाइल? बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड इन लिवर। हमारा जो जिगर होता है वो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है और ये बाइल हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ लिपिड्स थ्रू इमल्सिफिकेशन। बाइल जो होता है लिपिड्स की डाइजेशन कराता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिपिड के ड्रॉपलेट्स अलग-अलग हो जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ जम नहीं जाते ताकि उनकी ईज़िली डाइजेशन हो सके। जब वो मॉलिक्यूल्स लिपिड के अलग रहेंगे और एक साथ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो उनकी डाइजेशन ईजी होगी। पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज कंटेन एंजाइम ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक एमाइलेज एंड लाइपेज विच डाइजेस्ट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं और इसके अंदर 3 किस्म की एंजाइम्स मौजूद होती हैं। नंबर 1 इज़ ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करती है। नंबर 2 इज़ पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाज के अंदर पैदा होने वाली एमाइलेज, ये स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए यूज़ होती है। क्या आप एमाइलेज की कहीं और भी बता सकते हैं कि एमाइलेज किसी और ग्लैंड के अंदर भी प्रोड्यूस हो रही है? जी हाँ, एमाइलेज इससे पहले स्लाइवरी ग्लैंड्स के अंदर प्रोड्यूस होती है।
और वहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे माउथ में मौजूद होते हैं जो कि स्टार्च की डाइजेशन करते हैं। इसके अलावा जो थर्ड एंजाइम है दैट इज़ लाइपेज, और लाइपेज लिपिड्स को डाइजेस्ट करती है। इंटेस्टाइनल जूस, थर्ड सिक्रीशन होती है हमारी इंटेस्टाइनल जूस। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स जो होती हैं वो खुद ही इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती हैं, जिसके अंदर बहुत से किस्म की एंजाइम्स होती हैं ताकि हमारे खाने के अंदर जिस किस्म के भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाए। नेक्स्ट पार्ट इज जेजुनम। नेक्स्ट टू द ड्यूडेनम इज 2.4 मीटर्स लॉन्ग जेजुनम। ड्यूडेनम से अगला हिस्सा जेजुनम होता है और इसकी लंबाई 2.4 मीटर्स होती है। इट इज़ कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ऑफ आवर डाइट। हमारे खाने के अंदर जो बाकी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स बच जाते हैं जिनके भी डाइजेशन होना बाकी है, वहाँ पर वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज इलियम। इलियम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और ये सबसे लंबा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 मीटर्स लॉन्ग। इट इज़ कंसर्न विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन डबल फंक्शन परफॉर्म करती है, वो डाइजेशन भी करती है और वो एब्जॉर्प्शन भी करती है फूड की, तो इलियम मेजरली कंसर्न्ड होती है विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड से क्या मुराद है? क्या आप में से कोई बता सकता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड से मुराद ये है कि जो फूड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो के स्मॉल फूड मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं उनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल करना है। देयर आर सर्कुलर फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इलियम। इलियम के अंदर जो इसकी वॉल्स होती हैं वो सर्कुलर फोल्ड्स के अंदर मौजूद होती हैं, गोल गोल सी तहें मौजूद होती हैं इलियम की अंदरूनी वॉल की। ये क्यों फोल्ड्स होते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं इलियम को, इसीलिए तो इलियम 3.5 मीटर्स लॉन्ग होने के बावजूद भी हमारे एब्डोमेन में फिट हो जाती है। These folds have numerous finger-like projections called villi। यही फोल्ड्स के अंदर छोटी छोटी उंगली के जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं या एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। ये फोल्ड्स के ऊपर मौजूद होते हैं। विलाई इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द इनर वॉल्स एंड इट हेल्प्स अ लॉट इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाई का जो मेजर फंक्शन है वो ये है कि ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं टू द इनर वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि ये फोल्ड हुए हुए होते हैं इनर वॉल्स, इसी वजह से अगर इनको खोल के देखा जाए तो ये बहुत लंबी सी एक ट्यूब बनती है, लेकिन ये फोल्डेड होती है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फोल्डिंग्स। इसी वजह से ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकती हैं और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती है डाइजेस्टिव फूड की। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है विलाई का। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उंगली के जैसे हैं, और ये इंटरनल वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन पर प्रेजेंट होती हैं। ईच विलस इज़ रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज। हर विलस जो होता है उसके आसपास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। ब्लड कैपिलरीज इसलिए मौजूद होती हैं क्योंकि जो एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स ने ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाना है वो विलस से ब्लड कैपिलरीज के अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है। एंड अ वेसल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम कॉल्ड लेक्टील। और आसपास हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसकी वेसल्स भी या ट्यूब्स भी मौजूद होती हैं जिन्हें हम लेक्टील कहते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर टिश्यू फ्लूइड्स मौजूद होते हैं। हमारे सेल्स के आसपास जो फ्लूइड्स मौजूद होते हैं वो लिम्फेटिक सिस्टम ही कंडक्ट करके लेकर जाता है, और वो इसलिए होते हैं ताकि आइंस की कंसंट्रेशन को नॉर्मलाइज रखा जा सके। द वॉल्स ऑफ विलस आर ओनली सिंगल सेल थिक। जो विलस की वॉल्स होती हैं
वो एक एक सेल की लेयर पर मुश्तमिल होती हैं, मतलब उनकी जो लेयर होती है उसके अंदर एक एक सेल्स मौजूद होते हैं। Digested molecules, that is simple sugars and amino acids, are absorbed from intestine into the blood capillaries present in villi। अब जो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट टूटकर शुगर्स बन जाती हैं, सिंपल शुगर्स, और प्रोटीन्स टूटकर अमाइनो एसिड बन गए हैं, अब वो इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होंगे और ब्लड कैपिलरी के अंदर शामिल होंगे, प्रेजेंट इन द विलाई। ब्लड कैरीज देम अवे फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन विया द हेपेटिक पोर्टल वेन। अब ब्लड इनको कैसे कैरी करके लेकर जाता है? बाय द हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक वर्ड सिम्बोलाइजेस लिवर। हेपेटिक का वर्ड लिवर को शो कर रहा होता है। जब कभी भी हेपेटिक का वर्ड आए तो आपने समझना है कि ये लिवर के साथ ही कंसर्न है, ये ऑर्गन या ये टिश्यू या ये सेल। तो हेपेटिक पोर्टल वेन एक ऐसी वेन होती है जो कि हमारे ब्लड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर की तरफ लेकर जाती है फॉर फिल्टरिंग, क्योंकि लिवर का काम है कि जो अंदर टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको फिल्टर करना, तो लिवर यहाँ पर फिल्ट्रेशन का काम करता है। टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन लिवर। टॉक्सिन्स मैंने जैसे आपको बताया है कि कुछ जहरीले केमिकल्स अंदर एंटर हो जाते हैं हमारे फूड के साथ साथ, तो उनको बॉडी के अंदर से रिमूव करने के लिए या ब्लड के अंदर स्पेशली रिमूव करने के लिए लिवर अपना काम करता है। और जो एक्स्ट्रा फूड होता है जैसे कि ग्लूकोज, तो वो लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है। लैक्टियल कैरीज देम टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट फ्रॉम वेयर दे एंटर इन ब्लड स्ट्रीम। लैक्टियल इनको कैरी करके लेकर जाता है टू द मेन लिम्फेटिक डक्ट, जहाँ पर वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वही फूड मॉलिक्यूल्स जो कि विलाई में जाते हैं उनके अंदर लैक्टेल भी मौजूद होता है। विलाई के अंदर एक लैक्टेल मौजूद होता है जो कि उनको लिम्फेटिक डक्ट की तरफ लेकर जाता है। क्योंकि हमारे फूड के अंदर डिफरेंट सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं और वाटर भी मौजूद होता है, तो वो सब टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर जाते हैं ताकि हमारे ब्लड को जब कभी भी आयंस या सॉल्ट्स की ज़रूरत हो या वाटर की ज़रूरत हो, वो लिम्फेटिक डक्ट से ब्लड के अंदर शामिल हो सके। फ्रॉम लिवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टुवर्ड्स हार्ट विया द हेपेटिक वेन। लिवर जब फिल्ट्रेशन कर लेता है तो फूड मॉलिक्यूल्स हार्ट की तरफ जाते हैं। ब्लड स्ट्रीम के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स क्यों ट्रांसफ़र होते हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है? रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसलिए शामिल होते हैं क्योंकि हार्ट ने उनको पंप करना है टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। जी, द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टुवर्ड्स हार्ट विया द हेपेटिक वेन। अब लिवर से हार्ट की तरफ ब्लड कैसे ट्रांसफ़र होता है? बाय द हेपेटिक वेन। हार्ट का काम है इसी ब्लड को आगे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देना। Fatty acids and glycerol present in small intestine are absorbed into the lacteal of villus। जो सिंपल शुगर और प्रोटीन्स थे वो ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होते हैं जो कि लिपिड्स के टूटने की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टील ऑफ विलस उनको एब्जॉर्ब करता है। लैक्टील क्या होता है? मैंने पहले भी आपको बताया, एक रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है जो विलस के अंदर मौजूद होता है। वहाँ पर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डिपॉजिट होते हैं या फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के दो मेन फंक्शंस हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डेफिकेशन। वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। फूड, हमारा जो वेस्ट फूड मटेरियल होता है जो किसी काम का नहीं होता, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाता है फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, और वहाँ से वाटर की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है ताकि वाटर लॉस ना हो। एंड डेफिकेशन मीन्स टू एक्सपेल आउट द वेस्ट फूड फ्रॉम द बॉडी। आफ्टर द डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ आवर बाइट have been absorbed in blood, the remaining mass enters large intestine।
जब डाइजेस्टिंग प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे खाने के अंदर या बाइट के अंदर, वो एब्जॉर्ब हो चुके हैं इनटू द ब्लड, जो बाकी मैस बच चुका है उसे हम वेस्ट फूड मटेरियल भी कह सकते हैं, और वो अब लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र होता है। इट हैज़ 3 पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला है सीकम। ये एक पाउच होता है जो कि टी जंक्शन बनाता है विद द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ टी शेप्ड जंक्शन बनाता है। नेक्स्ट पार्ट इज़ कॉलन एंड थर्ड पार्ट इज़ रेक्टम। फ्रॉम कॉलन वाटर इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू ब्लड। कॉलन से ज़्यादातर वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड, ताकि वाटर जो है वो वेस्टेड फूड के साथ रिलीज आउट ना हो जाए। एज वाटर इज़ एब्जॉर्ब द सॉलिड रिमेन्स ऑफ फूड आर कॉल्ड फीसेस। जब वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है इनटू द ब्लड, जो बाकी पीछे सॉलिड मैस बच जाता है फूड का, उसे हम फीसेस कहते हैं। फीसेस मेनली कंसिस्ट ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। फीसेस के अंदर ज़्यादातर अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है। ऐसा फूड का ऐसा पार्ट जो कि डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वो फीसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, स्लग्ड ऑफ सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, बाइल पिगमेंट्स एंड वाटर आर ऑल्सो पार्ट ऑफ फीसेस। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड मटेरियल के साथ साथ बहुत से बैक्टीरिया और स्लग्ड ऑफ सेल्स मीन्स एलिमेंट्री कैनाल्स की जो बाउंड्रीज या वॉल्स के जो सेल्स होते हैं वो टूट फूट जाते हैं, वो भी फीसिस में शामिल हो जाते हैं। और इसके साथ साथ बाइल पिगमेंट्स हमारे फीसिस को येलो या ब्राउन कलर देती हैं। और ये कहाँ से आती हैं? ये टॉक्सिन्स जो लिवर रिलीज़ करता है या टॉक्सिन्स को तोड़ता है, तो उसके रिज़ल्ट में बाइल पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। वही बाइल पिगमेंट्स लिवर से ट्रांसफ़र होते होते फीसिस का हिस्सा बन जाते हैं। और इसके साथ साथ कम अमाउंट में वाटर भी फीसिस का पार्ट होता है। फीसिस आर टेम्पररीली स्टोर्ड इन रेक्टम। फीसिस को कुछ देर के लिए रेक्टम के अंदर स्टोर किया जाता है। रेक्टम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि फीसिस को कुछ देर के लिए स्टोर करता है, विच ओपन्स आउट थ्रू एनस। और इसकी ओपनिंग जो होती है ये एक्सपेल करती है फीसिस को टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और इस ओपनिंग को हम एनस कहते हैं। Under normal conditions, when the rectum is filled up with feces, it gives rise to a reflex and anus is opened for defecation. Normal conditions में जब रेक्टम के अंदर फीसिस भर जाते हैं या वो फिल अप हो जाता है, तो एक खुद ब खुद रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है। रिफ्लेक्स मीन्स एक स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से एनस की ओपनिंग होती है और डेफिकेट हो जाते हैं फीसिस फ्रॉम द बॉडी। ये क्यों ज़रूरी है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि वेस्ट फूड मटेरियल को डेफिकेट करना क्यों ज़रूरी है? वेस्ट मटेरियल को डेफिकेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अनडाइजेस्टेड फूड कहीं पर भी स्टोर नहीं हो सकता। इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया हैं वो हमारी बॉडी को इन्फेक्ट कर देते हैं, इन्फेक्ट में डिजीज़ कॉज कर देते हैं। इसलिए वेस्ट फूड मटेरियल का बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। जी, कोई और बता सकते हैं कि क्यों ज़रूरी है? क्या आप स्टोर कर सकते हैं फीसिस को? नो, फीसिस कैन नॉट बी स्टोर्ड। जगह भी तो बनानी है ना नए फूड मटेरियल के लिए। जी, आगे चलते हैं। दिस रिफ्लेक्स इज़ कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन एडल्ट्स बट इन इन्फेंट्स इट इज़ कंट्रोल्ड इनवॉलंटरीली। अब ये जो रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है या एक खुद ब खुद मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, तो ये एडल्ट्स इसको खुद अपने होशो हवास के अंदर इनहिबिट कर सकते हैं या स्टॉप कर सकते हैं। जब भी आपको ये रिफ्लेक्स प्रोड्यूस होता है कि हमें फीसिस को डेफिकेट करना है या एक्सक्रीट करना है, तो एडल्ट्स इनको अपने होशो हवास में रहते हुए कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इन्फेंट्स जो होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं वो इसको खुद ब खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सब ने बचपन में ये एक्सपीरियंस किया होगा। ड्यूरिंग ग्रोथ चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर वॉलंटरीली कंट्रोल। जब चाइल्ड आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो रहा होता है, जब उसकी ग्रोथ हो रही होती है, तो ये बात भी सीखता है कि इस रिफ्लेक्स को कैसे अपने वॉलंटरी कंट्रोल में लाना है, वो कैसे खुद इस पर कंट्रोल कर सकता है।
रोल ऑफ लिवर, क्योंकि लिवर जो होते हैं वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का काम कर रहे होते हैं, और इसी तरह लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी का, तो इसके बहुत से मल्टी रोल्स हैं। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये मल्टी लोब्ड होते हैं, बहुत से अंदर इसके लोब्स होते हैं। लोब्स मीन एक लोथड़े की तरह हिस्से होते हैं। एंड डार्क रेडिश इन अपीयरेंस, और इसकी अपीयरेंस कैसे होती है, ये डार्क रेड कलर का होता है। पोजीशन की बात करें तो इट लाइज बीनीथ द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। इसकी पोजीशन ये है कि ये एब्डोमेन में डायफ्राम के नीचे टू द राइट साइड प्रेजेंट होता है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि लेफ्ट साइड पर एब्डोमेन के क्या मौजूद होता है बीनीथ द डायफ्राम? जी, स्टमक प्रेजेंट होता है टू द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन बीनीथ द डायफ्राम, और लिवर इसकी राइट साइड पर मौजूद होता है। In an adult human, it weighs about 1.5 किलोग्राम and is the size of a football. एक जो एडल्ट ह्यूमन होता है उसके अंदर लिवर का साइज 1.5 किलोग्राम होता है, और एक फुटबॉल की साइज की जितना लिवर मौजूद होता है। A pear-shaped greenish yellow sac that is gallbladder lies along the right lobe of liver on ventral side. लिवर के साथ साथ एक एसोसिएटेड स्ट्रक्चर होता है, और वो किस तरह होता है, नाशपाती की शेप का ग्रीनिश येलो सैक होता है। ग्रीन और येलो कलर का एक सैक होता है या थैला होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर राइट साइड ऑफ द लिवर प्रेजेंट होता है ऑन वेंट्रल साइड, ऊपर की सतह पर। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं लिवर मौजूद है, और ये जो ग्रीनिश येलो कलर का आपको पाउच नज़र आ रहा है टू द राइट लोब ऑफ द लिवर, इट इज़ कॉल्ड गॉल ब्लैडर। ये इसके साथ एसोसिएटेड होता है और लिवर की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। लिवर लाइज बीनीथ द डायफ्राम ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन। ये हम इसकी लोकेशन डिस्कस कर चुके हैं। लिवर सिक्रेट्स बाइल विच इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। लिवर सिक्रेट करता है बाइल जूस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन का काम करता है। तो लिवर इसको सिक्रेट करता है और स्टोर ये कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर इसके साथ इसीलिए एसोसिएट होता है क्योंकि ये बाइल जूस को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जब गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है, सुकड़ता है, बाइल इज रिलीज्ड इनटू द ड्यूडेनम। बाइल जूस रिलीज हो जाता है इनटू द ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। जैसे डायग्राम में आपको एक ट्यूब नजर आ रही है ग्रीन कलर की जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, इसी को कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, और ये बाइल जूस को ट्रांसफर करती है इनटू द ड्यूडेनम। Bile has no enzyme but contains bile salts for the emulsification of lipids। जैसे कि हमने ये डिस्कस किया है कि बाइल लिपिड्स की डाइजेशन करती है बाय द प्रोसेस ऑफ इमल्सिफिकेशन। तो बाइल के अंदर कोई स्पेसिफिक एंजाइम्स तो नहीं होती जो कि लिपिड को डाइजेस्ट करेंगी, लेकिन बाइल सॉल्ट्स ज़रूर मौजूद होते हैं जो कि इमल्सिफाई कराते हैं लिपिड्स को। इट हेल्प्स द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम टू अटैक ऑन लिपिड्स। इसके साथ साथ बाइल जूस लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि लाइपेज होती है उसकी मदद करता है ताकि वो लिपिड्स को अटैक करे और उसको तोड़ सके। Besides digestion, liver carries out a number of other functions, some of which are summarized here. Digestion के अलावा लिवर का जो और काम है वो ये हैं। It removes amino groups from amino acid, deamination. लिवर अमाइनो ग्रुप्स को अमाइनो एसिड्स के साथ से रिमूव कराता है और इसे डीएमिनेशन कहते हैं। अमाइनो ग्रुप क्या होता है, NH2 जो ग्रुप होता है उसे हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं, और ये अमाइनो एसिड से इसलिए रिलीज होते हैं ताकि अमाइनो प्रोटीन्स जो हैं वो अमाइनो एसिड्स में टूट सकें। कन्वर्ट्स अमोनिया टू अ लेस टॉक्सिक फॉर्म दैट इज़ यूरिया। अमोनिया को लेस टॉक्सिक फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। अमोनिया क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और यूरिया हमारे यूरिन या फिर
फीसिस के थ्रू बॉडी से रिलीज आउट हो जाता है। डिस्ट्रॉय द ओल्ड रेड ब्लड सेल्स, जो पुराने रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो लिवर के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जो जिगर होता है वो खून बनाता है, वो खून बनाता नहीं है, वो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है ताकि नए रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो के अंदर से बन सकें। मैन्युफैक्चर्स ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कॉल्ड फिब्रिनोजेन, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स जो होते हैं उनको बनाता है, जिसको हम इस प्रोटीन को फिब्रिनोजेन कहते हैं। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कहाँ पर मदद देते हैं हमारी? जब कभी भी हमें इंजरी होती है या कट लगता है तो हमारी बॉडी के अंदर से ब्लड बाहर आना शुरू कर देता है। वहाँ पर आप देखते हैं कि फ़ौरन से ही ब्लड कुछ देर के बाद बाहर आना रुक जाता है। वो किस लिए होता है? क्योंकि फाइब्रिनोजेन जो है वहाँ पर वो एक नेट सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से जो वेसल्स होती हैं उनके अंदर से खून बाहर नहीं आ सकता। So this protein is very helpful in blood clotting. Converts glucose into glycogen and when required breaks glycogen into glucose. लिवर का एक और काम ये है कि जब कभी भी ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड में मौजूद होती है और उसको हमने ग्लाइकोजन में स्टोर करना है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है और ये मसल्स के अंदर स्टोर हो जाता है। और जब कभी भी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है या फ़ौरन एनर्जी चाहिए होती है तो यही ग्लूकोजन ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। इट कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स इनटू लिपिड्स एंड प्रोड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल। इसके साथ साथ लिवर का फंक्शन ये है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स को लिपिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है और कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस कराता है। क्योंकि लिपिड्स हमें देर तक एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसलिए लिपिड्स में कन्वर्जन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की और कोलेस्ट्रॉल बनता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर देर पा के लिए एनर्जी जो है वो स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स। और लिपिड्स ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोड्यूसेस हीट टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। इसके साथ साथ लिपिड का काम ये भी है कि ये हीट को प्रोड्यूस करता है ताकि हमारे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो सके। स्टोर्स फैट सॉल्युबल विटामिन्स सच एज विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो होते हैं जो कि वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होते लेकिन फैट्स के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं या सॉल्युबल होते हैं, सच एज विटामिन ए, डी, ई एंड के, उनको ये स्टोर करता है। एंड मिनरल्स आयन सच एज आयरन, हमारे जिगर के अंदर आयरन स्टोर हो जाता है। मैन्युफैक्चर्स ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स कॉल्ड फिब्रिनोजेन। ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन फिब्रिनोजेन भी लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता रहता है। Converts glucose into glycogen and when required breaks glycogen into glucose. So this was all. Thank you for watching the video. It was a long and lengthy video. The topic was hard and complicated, but you have taken the interest and I think you would have understood the lesson completely. Thank you for watching the video and taking interest in it. This is YouTube channel Talim Manzil. It is for education. It is for teaching and learning. I request you to subscribe it and like it and share it and touch or click the bell icon so that every video can reach to you well in time. Thank you once again. आपको शुक्रिया, आपने एक मुश्किल और लंबा टॉपिक उसकी इस वीडियो को देखा, इसमें दिलचस्पी ली। ये एक मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड मौजू था जिसे समझाने की कोशिश की गई है मिसालों से और तस्वीर से और एनिमेशन से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सबक पसंद आया होगा। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी और आपका एक बार फिर शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और
इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ये चैनल सिर्फ तालीम व ताल्लुम के लिए है, सीखने और सिखाने के लिए है। अल्लाह हमें सीखने की तौफीक दे और सिखाने की हिम्मत दे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।